हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। बेटा, इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एचजीपी, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और आज के इस सेकेंड वीडियो में हमें बात करनी है मेथडोलॉजीज ऑफ द एचजीपी। कि बेटा जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसके अंदर किन किन मेथड का, किन किन डिवाइसेस का हमने यूज किया। क्योंकि देखो, हमें सीक्वेंस पता लगाना है तो यहाँ पर हमें कुछ टेक्निक्स, कुछ मेथड्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमें मेथडोलॉजीज के बारे में बात करनी है, साइलेंट फीचर के बारे में बात करनी है और इसके एप्लीकेशन की बात करनी है कि हम इसको कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मेथडोलॉजीज के अंदर दो अप्रोच थी, टू मेजर अप्रोच थी। यानी कि कुछ साइंटिस्ट की कम्युनिटी बनी हुई थी। कुछ साइंटिस्ट ईएसटी के फेवर में थे, ईएसटी के फेवर में थे, दैट इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। ये क्या, वो भी अभी देखेंगे। और बेटा, जो कुछ साइंटिस्ट की कम्युनिटी थी, दे वर इन द फेवर ऑफ द सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन बोला गया। जो ये सीक्वेंस एनोटेशन जो मेथड है, दैट इज नोन एज द ब्लाइंड अप्रोच मेथड। इसको आप ब्लाइंड अप्रोच मेथड भी बोलते हो। अब इसको ब्लाइंड अप्रोच मेथड क्यों बोला गया वो भी देखेंगे। हम एक एक करके दोनों को डील करते हैं। ठीक है बेटा, ईएसटी में बोला जा रहा था, बोला कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ जो डीएनए का जो काम वाला पार्ट है एक्सोन, सिर्फ उसी को हम क्या करेंगे, सीक्वेंस करेंगे। हम हर एक पार्ट को सीक्वेंस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसके डीएनए में दोनों तरह की चीजें होती है, एक्सोन भी और इंट्रोन भी। तो बेटा सबसे पहले मैं आ जाता हूँ ईएसटीपी की। ईएसटी करने का तरीका क्या था। देखो, ये कोई भी एक सेल है, उसके न्यूक्लियस में डीएनए। हमने बेटा डीएनए को बाहर निकाला। डीएनए पहले पढ़ चुके तो मैं आपको थोड़ा स्पीडली करवाता जा रहा हूं। ये डीएनए पे पोलैरिटी 5 प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, ऐसे। अब आपको पता है कि जो डीएनए है दैट कंटेन एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन। ये कह रहे थे कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ एक्सोन को यूज करेंगे, इंट्रोन को यूज नहीं करेंगे। तो हम कैसे कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सोन का यूज। तो बेटा इसे हम एचएनआरएनए बना दे, पहले पढ़ा हुआ हमने। पोलैरिटी 5 प्राइम, 3 प्राइम, दैट इज एचएनआरएनए, दैट इज हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए या फिर हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए आप इसको बोल देते हो। इसके अंदर एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन और एक्सोन हो जाए। ठीक है, अब बेटा इसके ऊपर प्रोसेस चलता है आपका। ये मेथड तो कौन सा हो गया, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन होगा, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए, इन्होंने द ट्रांसक्रिप्शन। अब यहां पर एक प्रोसेस आपको पढ़ाया गया था, दैट इज स्प्लाइसिंग। आई थिंक शायद याद होगा, दैट इज रिमूवल ऑफ इंट्रोन। अगर हम इंट्रोन को हटा दे फ्रॉम द एचएनआरएनए तो दैट विल मेक द एमआरएनए। तो वो किसकी फॉर्मेशन कर देगा, एमआरएनए की फॉर्मेशन करता है। स्प्लाइसिंग पहले मैंने आपको डिटेल से पढ़ा रखी है, तो बेटा मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिर्फ ऐसा मैं आपको समझाऊंगा कि एक्सोन था, इंट्रोन फोल्ड हो गया था, एक्सोन, एक्सोन, इंट्रोन, पोलैरिटी 5 प्राइम, फिर यहाँ पे फोल्ड हो गया था इंट्रोन, फिर यहाँ पे एक्सोन, कुछ ऐसे ही हो गया था। और यहाँ पर ये 3 प्राइम पोलैरिटी। स्प्लाइसिंग के दौरान ये इंट्रोन रिमूव आउट हो जाता है, इंट्रोन रिमूव आउट बाय द हेल्प ऑफ द स्प्लाइसोसोम या फिर संरप।
वो आपने पहले से पढ़ी हुई कि उसका मैकेनिज्म क्या था। अभी बेटा लास्ट में हमारे पास में क्या मिलता है, ये मिला आरएनए मिला, दैट इज उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्सॉन एक्सॉन और एक्सॉन। अब ये बेटा जो आरएनए दैट इज एमआरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ काम की चीज है एक्सॉन है, उसमें से इंट्रॉन टोटली क्या हो चुका है, रिमूव आउट हो चुका है। कंटेन ओनली एक्सॉन, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन। ठीक है, अगर बेटा ये आरएनए का हम, या फिर मैं इधर समझाऊं आपको, जनरली तो देखो होता क्या है कि डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है। इसको आप क्या बोलते हो, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हो, नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन। बेटा लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि जो एमआरएनए उससे डीएनए बन जाए तो दैट इज नोन एज द, उसको हम क्या बोल देंगे, नोन एज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। याद होगा रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, एंजाइम भी हमने देखा था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को हम टेमिनिज्म भी बोलते हैं, जो टेमिन और बाल्टीमोर ने फाइंड आउट किया था। ठीक है, टेमिनिज्म एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, अब देखो पहले तो इस डीएनए में बेटा क्या था, इंट्रोन था, बट अगर आप ऐसे आरएनए से यहां पर डीएनए बनाओगे वापस, तो क्या यहां पर इंट्रोन आएगा, बोलो। अगर प्योर एमआरएनए का, दिस वन इज द एमआरएनए, प्योर एमआरएनए जिसमें इंट्रोन नहीं है, अगर वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करे डीएनए बनाए तो क्या इंट्रोन आएगा, बोलो, नहीं आएगा। तो यहां पर बेटा एक स्टैंड किसका रहेगा, आरएनए का, और एक किसका जाएगा, डीएनए का, और इसमें एक्सॉन एक्सॉन और एक्सॉन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डीएनए बन गया, शॉर्ट फॉर्म में बन गया, प्योर फॉर्म में बन गया। अब देखो हमारे पास में जो ये डीएनए आया है, इधर मैं समझा रहा हूं आपको भाई, अभी हमारे पास में ये जो आया आरएनए, और ये हमारे पास में डीएनए, तो डीएनए हाइब्रिड बन गया, इधर डीएनए आरएनए हाइब्रिड बन गया। अब आपको पता है कि यहां पर आरएनए की पोलैरिटी क्या थी, 5 प्राइम 3 प्राइम, डीएनए की बेटा 3 प्राइम 5 प्राइम होगी। स्टार्टिंग में तो जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं भाई। हमने इसको डीनेचर किया, हीट किया, तो हीट करते ही दोनों स्टैंड क्या हो गए, अलग हो गए। हमारे पास में अभी क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ डीएनए आ गया, आरएनए मान लो हमने हटा दिया, डीएनए आ गया हीट करने पर। अभी बेटा जो ये डीएनए आया है सिंगल स्टैंडर्ड, इसके हम रेप्लिकेशन करवा दें, याद होगा रेप्लिकेशन करवाने के लिए एंजाइम चाहिए, किससे, बाय डीएनए पॉलीमरेज से। हम यहां पर क्या लगा दें, एक प्राइमर लगा दें, और वो क्या कर देगा, डीएनए की फॉर्मेशन कर देगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि पहले ये चीज़ें करवा रखी है। तो यहाँ पर 3 प्राइम 5 प्राइम स्टैंड था हमारे पास में, अभी हमारे पास में 5 प्राइम 3 प्राइम का एक नया स्टैंड आ गया, और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारे पास में बन गया। तो दैट इज नोन एज द सी डीएनए, कंप्लीमेंट्री डीएनए, या फिर सी डीएनए लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं। ऐसे करके हम बेटा प्योर फॉर्म का डीएनए बना सकते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक्सॉन ही होगा, इंट्रोन क्या होगा, एब्सेंट होगा। अब बोला गया कि भाई हम इस मेथड में सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ों को डील करने लग रहे हैं, यूजलेस पार्ट हमारे पास में बिल्कुल भी नहीं है। बोला गया कि जो इसके किनारे हैं इसको हम रेप्लिकेट करेंगे, जो किसी भी जीन का जो सबसे मेन पार्ट होता है, मार्कर होता है, उसके एंड होते हैं। ठीक है, तो बोला कि हम इसके पार्ट्स को कट करेंगे और इनको स्टडी करेंगे। तो इस डीएनए को बेटा आरए एंजाइम से कट किया गया,
और इसके छोटे छोटे सेगमेंट बना दिए गए। ठीक है, जहाँ पे भी वो सारी एंजाइम को सीक्वेंस मिलेगी वहाँ से वो क्या करेगा, कट कर देगा। तो बेटा कट करेगा तो हमें वेरियस वेवलेंथ के यहाँ पर क्या मिल गए, डीएनए फ्रेगमेंट मिल गए। अभी जो छोटी छोटी सीक्वेंस बनी है, दीज सीक्वेंस आर द EST, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। भाई ये जो डीएनए था वो एक्सप्रेस करने वाला था, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे क्या हैं, कोडिंग रीजन ही है, एक्सोन एक्सोन ही है, कहीं पे भी इंट्रोन नहीं है। तो ये जो डीएनए था, जीन एक्सप्रेसिंग डीएनए, और दूसरे डीएनए के बेटा ये सेगमेंट है, छोटे छोटे टैग्स हैं, तो इसलिए इन छोटे छोटे डीएनए की सेगमेंट को हमने क्या बोला, EST बोल दिया, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग बोल दिया। बोला कि हम इनको छोटे छोटे सेगमेंट को स्टडी करेंगे और इनको सीक्वेंस में लगा के फिर हम पूरी सीक्वेंस का पता लगा लेंगे। तो ये मेथड कहलाता है आपका EST मेथड कहलाता है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। ये जो लास्ट में जो छोटे डीएनए सेगमेंट बने हैं, दे आर नोन एज द EST। क्लियर होगा बेटा। दूसरी अप्रोच थी सीक्वेंस एनोटेशन मेथड, जिसको ब्लाइंड अप्रोच भी बोला गया। EST में ओनली कौन सा था, ओनली हैव कोडिंग रीजन। इसमें सिर्फ कोडिंग रीजन को, काम वाले सीक्वेंस को यूज में लेने के लिए बोला गया था। जबकि बेटा जो दूसरा मेथड है सीक्वेंस एनोटेशन मेथड, सेकेंड वन इज द सीक्वेंस एनोटेशन मेथड, ये अप्रोच, इसमें बोला है कि सिर्फ कोडिंग का नहीं बल्कि नॉन कोडिंग पार्ट को भी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो दिस अप्रोच डील विद बोथ कोडिंग प्लस में नॉन कोडिंग। कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि यार तब हम इतना कर रहे हैं तो हम दोनों चीज़ों का करें, इनका भी कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि कई बार इनमें भी म्यूटेशन होने की वजह से डिजीज अपीयर हो जाती है, कुछ अबनॉर्मलिटी यहाँ पर दिखाई दे जाती है। तो बोला गया कि हम नॉन कोडिंग के साथ साथ में नॉन कोडिंग को भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। हम पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम शॉर्टकट का चक्कर निकालें और सिर्फ काम की चीज़ को ही देखें, बाकी की चीज़ों को भी हम देखेंगे। और लास्ट में इसी मेथड को बेटा एक्सेप्ट किया गया, इसमें कोडिंग के साथ में नॉन कोडिंग रीजन को भी यूज करें, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ब्लाइंड मेथड। ठीक है, इसको ब्लाइंड अप्रोच मेथड इसलिए बोला गया। तो दिस अप्रोच वाज एक्सेप्टेड। इसको एक्सेप्ट किया गया और ड्यू टू रीजन्स ऑफ नॉन कोडिंग रीजन, इट इज known as ब्लाइंड अप्रोच। इसको ब्लाइंड अप्रोच और ब्लाइंड प्रोसेस भी बोला गया। ठीक है, ये प्रोसेस्ड अप्रोच था क्योंकि इसी को प्रोसेस के अंदर लिया गया। बेटा इसको तब हम करते हैं जब मान लो हम कोई सा भी मेथड यूज करें तो हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी हम सीक्वेंस का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो वैसे तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के मेथड आते हैं, बट अपनी जो 12th के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग एक बार मैं आपको बता देता हूँ स्टेप कौन कौन से होंगे, और फिर हम थोड़ा बहुत इसके एक दो डिटेल पार्ट देखते हैं। सबसे पहले बेटा हमें किसी भी चीज़ में से डीएनए निकालना है, तो सबसे पहले तो डीएनए निकाल लो, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। अब जो डीएनए निकाला है उसको कट करो, कटिंग ऑफ
DNA बाय RE एंजाइम, इधर 6 एंडोन्यूक्लियस से कट कर दो। बेटा कट करने के बाद में हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं, सेपरेशन कर दें। सेपरेट करने के बाद में हम उनको क्या कर दें, एम्पलीफाई करवाएं। एम्पलीफाई का मतलब उनके नंबर को हम बढ़ाएं। नंबर बढ़ाने के बेटा दो तरीके हैं, या तो हम PCR की सहायता से करें या फिर क्लोनिंग मेथड से कर दें। तो एम्पलीफिकेशन ऑफ नंबर को बढ़ाना कई टाइम्स, वो आपका कहलाता है। एक तो बेटा PCR में हो जाएगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आपने बायोटेक में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसका फॉर्मूला है 2 की पावर n माइनस 2 करके, ठीक है। उसमें हर साइकिल में नंबर डबल होते जाते हैं। दूसरा बाय द क्लोनिंग मेथड, क्या आप उस जीन को किसी भी चीज के अंदर क्लोन करवा दो तो आपका क्लोनिंग मेथड आ जाएगा। तो बेटा इसके अंदर किस मेथड को लिया गया, क्लोनिंग मेथड को एक्सेप्ट किया गया। देखो अप्रोच में कौन सी अप्रोच एक्सेप्ट करी गई थी, सीक्वेंस एनोटेशन मेथड, और अगर इसमें से बात करें एम्पलीफिकेशन की तो क्लोनिंग मेथड को लिया गया। बेटा क्लोनिंग मेथड का मतलब है कि किसी भी जीन का क्लोन बना दे, बहुत सारे नंबर तैयार कर दे, तो दैट इज नोन एज द क्लोनिंग मेथड। तो क्लोनिंग मेथड में दो टाइप के वेक्टर यूज करे गए, एक तो बैक और एक था यक, ठीक है। तो फुल नेम इज द बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और दूसरा है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये बायोटेक में डिटेल से पढ़ते हैं। तो बेटा ये दोनों के दोनों क्या थे, वेक्टर थे, दीज आर द वेक्टर, ठीक है। यानी कि एक तरीके से टैक्सी है जो जीन को ट्रांसफर करने के लिए हेल्पफुल है, जीन को ट्रांसफर कर सकती है। तो बेटा जो बैक है, जो बैक वेक्टर आपका, ये जीन को लेके जाएगा किसमें, बैक्टीरिया में, कैरी जीन इनटू बैक्टीरिया में। और ये जो यक है बेटा ईस्ट वाला, ये किस में लेके जाएगा, ईस्ट के अंदर लेके जाएगा जीन को, ठीक है। तो जीन पास, बैक वाला जीन किस में पास करवाएगा, बैक्टीरिया में, और एक वाला जीन किस में पास करवाएगा, ईस्ट में करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा अगर हम, आपने बायोटेक में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो वो मैं फिर से बता देता हूँ। कोई भी बैक्टीरिया है, उसका प्लाज्मिड DNA था, उसको हमने बेटा कट किया, उसके अंदर हमने अपना फोरिजन जीन ऐड कर दिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। अभी जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो बेटा हर किसी नए बैक्टीरिया में हमारा ये जीन प्रेजेंट होता हो जाएगा। मैं सिर्फ रेड डॉट से आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। ऐसे तो सेम कंडीशन यहाँ पर रहेगी, ईस्ट के अंदर भी रहेगी। लेकिन बेटा इसमें प्रोजेक्ट में इन दोनों में से किस वेक्टर को यूज किया गया, तो आंसर आता है यक। जो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, इस वेक्टर को एक्सेप्ट किया गया क्योंकि ये बड़े साइज के DNA को, बड़े साइज के ईस्ट को कैरी आउट कर सकता है, इजिली पास आउट कर सकता है, ठीक है। तो यक वेक्टर इज या फिर वर यूज्ड इन HGP because it can carry large size of DNA molecule या फिर जीन एज कंपेयर टू बैक, ठीक है। तो बेटा बैक्टीरिया के कंपैरिजन में जो ईस्ट का आर्टिफिशियल क्रोमोसोम था वो ज़्यादा सूटेबल था, ज़्यादा बड़े साइज के DNA को वो लेके जा सकते थे, ठीक है। अभी हमारे पास में देखो, हमने DNA निकाला, कट किया, सेपरेट आउट किया, एम्पलीफाई करवा दे इसमें, ठीक है। अभी एम्पलीफाई होने के बाद में बेटा हमारे पास में फिफ्थ जो स्टेप है
वो आ जाएगा सीक्वेंसिंग, कि जो हमारे पास में जो डीएनए है उनको हमें क्या करना है, सीक्वेंसिंग करना है। कि जो हमारे पास में ये फ्रेगमेंट आए हैं डीएनए के छोटे छोटे, इनको हम किस तरीके से अरेंज करें, इनकी सीक्वेंस कैसे पता लगाएं, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो बेटा डिफरेंट मेथड होते हैं, लेकिन जो एक नाम आपकी बुक में दे रखा है दैट इज फ्रेडरिक सेंगर मेथड का नाम दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर वैसे इनको अरेंज करने के लिए, इनके एंड को अरेंज करने के लिए हम एंड टू एंड कॉपी मेथड का यूज करते हैं, एंड टू एंड कॉपी मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, जिनके एंड कंप्लीमेंट्री होंगे वो चिपकते हुए जाएंगे, अदरवाइज वो अलग अलग होते जाएंगे। ठीक है, तो जो जैसे मान लो इसका कंप्लीमेंट्री एंड ये है, यहाँ पर अगर मान लो मैं लिख दूँ ए है और यहाँ पर टी आ गया, यहाँ पर ए था, ये जाके जुड़ जाएगा। फिर मान लो यहाँ पर आ गया था सी, अगर यहाँ पर जी है तो ये आके जुड़ेगा। इसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाएंगे और हमारे पास में पूरा का पूरा डीएनए फिर से अरेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका एंड टू एंड कॉपी मेथड कहलाते हैं, इनको अरेंज करने के लिए। अभी बेटा जो एक मैंने नाम लिया है दैट इज फ्रेडरिक सेंगर मेथड, वो क्या, वो और देख लीजिएगा। method were used for the sequencing। एक एडवांस टेक्निक है बेटा जिसमें हम कंप्यूटर का यूज करते हैं सीक्वेंस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो मैं बोल दूं कि जो भी नाइट्रोजन बेस थे उसको हमने फ्लोरीसेंस से डाई कर दिया। ठीक है भाई, हमारे पास में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आ गया था पूरा का पूरा। जैसे मान लो कुछ भी यहाँ पर ए टी टी जी सी टी ए सी सी जी सी ए ऐसे है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 प्राइम 3 प्राइम। इसके ऊपर बेटा मैं फ्लोरीसेंस वाले नाइट्रोजन बेस को ऐड कर दूँ, ऐड फ्लोरीसेंस ऑन नाइट्रोजनस बेस। जिसे मानो मैं लिख दूं ए टी जी सी। ए के लिए मान लो हमने लिया रेड कलर, जितने भी ए हैं उनको हमने रेड कलर से लेबल कर दिया। टी को मान लो हमने कर दिया बेटा ब्लू कलर से कर दिया, जी को हमने ग्रीन कलर से कर दिया और सी को मान लो हमने येलो कलर से फ्लोरिसेंस से फिर डाई कर दिया। अब इनको हम रेंडमली इनके ऊपर डालते हुए जाते हैं। अब आपको पता है कि तब इनकी क्या होगी, वो होगी रेप्लिकेशन होगा। तो बेटा ये कंप्लीमेंट्री बेस पेयर इसके साथ में जुड़ जाएंगे, तो जुड़ के फिर वही बनेंगे हमारे पास में 5 प्राइम 3 प्राइम। सीक्वेंस आप देख सकते हो ए टी टी जी सी टी ए सी सी जी सी ए। ठीक है, इसके नीचे बेटा जो रेडियो एक्टिव थे वो जुड़ जाएंगे। जैसे मालूम मैं यहाँ पर बोल दूँ टी आ गया, ठीक है, ब्लू से था ऐसे। टी के अगेंस्ट में ए आएगा, ए किससे आ गया, रेड कलर से आ गया। जी के अपोजिट में सी आ रहा है, येलो कलर से हमारे पास में नहीं है, तो यहाँ पर मैं वाई लिख देता हूँ। बेटा इस तरीके से पूरा का पूरा स्टैंड किया जाएगा, फ्लोरिसेंस से बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो फ्लोरिसेंस है हमारे पास में जो डीएनए बना है, इससे हम सीक्वेंस का कैसे पता लगा सकते हैं। बहुत ही क्विक मेथड है और काफ़ी अच्छा मेथड है जिसको यहाँ पर यूज किया गया था। हमने जेल के अंदर से, ध्यान देना, हमने एक जेल स्लैब बनाई, उस जेल स्लैब में से बेटा हम ऐसे डीएनए को पास आउट करने लगे। ठीक है, ऐसे डीएनए को हम पास आउट करने लगे और तब ये पास आउट हो रहा था तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक फ्लोरिसेंस को रीड आउट करने वाला एक डिटेक्टर लगा दिया। ठीक है, तो दैट इज फ्लोरिसेंस डिटेक्टर, जो अलग अलग कलर को क्या करता है, रीड आउट करने लग रहा था इधर ऐसे। ठीक है, और ये बेटा जो फ्लोरिसेंस डिटेक्टर था दैट वाज कनेक्टेड टू कंप्यूटर।
ये बेटा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम सेट कर दिया कि जैसे जैसे कलर आएगा वैसे वैसे अल्फ़ाबेट इधर अपने आप टाइप होते हुए चले जाएंगे। जैसे हमने बोला था ए के लिए हमने क्या लिखा था, रेड, तो रेड कलर के लिए हमने सेट कर दिया कि जहाँ पर भी रेड कलर ये रीड आउट करेगा यहाँ पर ए अपने आप आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने बोला कि जी के लिए हमने ग्रीन बोला था, तो जहाँ पर भी जी आएगा इधर ग्रीन कलर आएगा, इधर जी आ जाएगा। बेटा जहाँ पर भी सी आया तो सी के लिए हमने येलो लिखा था, येलो, और टी के लिए बेटा हमने ब्लू लिखा था। तो जैसी जैसी फ्लोरिसेंस आगे की तरफ आती जाएगी, है ना, जैसे जैसे फ्लोरिसेंस आगे की तरफ आती जाएगी बेटा वैसी वैसी सीक्वेंस इधर लिखती हुई चली जाएगी, ठीक है। ऐसे ही करते चलेगा। तो दैट इज नोन एज द सीक्वेंस एनोटेशन मेथड। ये जो मेथड था बेटा ये फ्रेडरिक सेंगर ने डिजाइन किया था, ठीक है। फ्रेडरिक सेंगर जी ने जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है प्रोटीन के अंदर फाइंड आउट करने की उसको भी डिजाइन किया था। तो फ्रेडरिक सेंगर आल्सो डेवलप अमीनो एसिड या फिर प्रोटीन सीक्वेंसिंग मेथड, ठीक है। किसी भी प्रोटीन में अमीनो एसिड कैसे अरेंज होंगे उसको रीड आउट करने का इन्होंने ये मेथड बताया था। तो ये आ गया आपका फ्रेडरिक सेंगर मेथड। तो इससे बेटा पूरी की पूरी सीक्वेंस का पता लगाया गया और ये कंप्यूटर में भी साथ साथ स्टोर होता हुआ चला गया। क्लियर होगा। तो यहाँ पर ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज करने लगा। तो ये हो गई इसकी मेथोडोलॉजी दोनों, जो हमने ईटीएस और सॉरी ईएसटी और ये सीक्वेंस एनोटेशन मेथड हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। उसके बाद में मैंने बोला था कि देखो ये जो प्रोग्राम है वो 2006 के अंदर कंप्लीट हुआ था। फर्स्ट में 2006 के अंदर ये कंप्लीट हुआ था। तो फर्स्ट में 2006 को टोटली कंप्लीट हुआ, ठीक है। तब ये कंप्लीट हुआ। तो इस कंप्लीट होने के दौरान जो 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम थे और 2 क्या थे, सेक्स क्रोमोसोम, उनको कंप्लीटली सीक्वेंस आउट कर लिया गया था, ठीक है। अब बेटा इसके हैं साइलेंट फीचर कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बना इसके साइलेंट फीचर क्या हैं, हमें क्या क्या चीज़ पता चली इसके बनने के बाद में। तो साइलेंट फीचर पता चला कि जो ह्यूमन बीइंग है दैट हैव, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ज़्यादा लैंग्वेज बना के नहीं लिखूंगा। ह्यूमन जीन कंटेन, ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस, ठीक है। दूसरा पॉइंट पता चला कि जो एवरेज जो जीन है वो लगभग 3,000 बेस पेयर का बना हुआ है। तो एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस, ठीक है। बट इसका जो साइज है वो वेरी करने लग रहा है, बट साइज ऑफ जीन इज वेरिएबल। अभी बेटा मैं 2 नाम लिख रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट वन है आपका दैट इज जो लार्जेस्ट जीन है, सबसे बड़ा है, जो आपका एक्स क्रोमोसोम पे है, एक एक्स क्रोमोसोम का जीन है दैट इज डिस्ट्रोफिन जीन। दैट इज कंसिस्ट ऑफ 2.4 मिलियन बेसिस। ये अकेला जीन जो डिस्ट्रोफिन जीन है
बेटा ये अकेला 2.4 मिलियन का बना हुआ है जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, जो दूसरा एग्जाम्पल है सबसे छोटे का, जो सबसे छोटा है दैट इज TDF, टेस्टिस डेवलपिंग फैक्टर, जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर है, ऑन वाई क्रोमोसोम। ये सिर्फ और सिर्फ कितने का बना हुआ है? 14 बेसिस का ही बना हुआ है, सिर्फ 14 बेसिस बना हुआ है। TDF का फुल नेम है दैट इज द टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। कहीं पे डिटरमाइनिंग दे रखा है, कहीं पे डेवलप्ड दे रखे हैं। ठीक है, तो ये बनाएगा। इसके अलावा बेटा पता चला कि जो जीन के नंबर पहले एस्टिमेटेड थे 82 लगभग 1 लाख के आसपास में, बाद में पता चला कि जो एग्जैक्ट जीन के नंबर है दैट इज 30,000। जीन एक्सपेक्टेड नंबर वर कितने थे? 80,000 टू 1,40,000 के राउंड जीन माने जाते थे, बट एक्चुअली में निकले कितने? ओनली 30,000 जीन ही वहां पर फाइंड आउट हुए। ठीक है, तो गाइज मैंने यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे मेंशन कर दिए हैं, सिंपल से हैं, तो इसलिए आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से मेन है। तो बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में DNA फिंगरप्रिंटिंग और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है एप्लीकेशन वो डील करेंगे। आई होप शायद आपको HGP काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेहनत करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।